एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन से चैप्टर 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1, 2, 3 सारी चीज़ें हमने बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रॉम द बुक्स एक चीज़ें डिस्कस की हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। चैप्टर 4 पे वीडियोस जो है थोड़ी लॉन्ग रहेंगी क्योंकि हर एक टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, तो यही वजह है कि एक वीडियो सेशन के अंदर चैप्टर 4 को मैं उन तमाम वीडियोज़ कॉन्टेंट को एक जगह रखकर वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो लास्ट तक आपने वीडियोज़ को देखना है। तो रिलेटेड तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रहेंगी। फादू सेंस CS से सर्च करने के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट पर आओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पे अवेलेबल है, फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और उसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। रोजन की बुक चैप्टर 4 नंबर थ्योरी एंड क्रिप्टोग्राफी है और इसका फर्स्ट टॉपिक है डिवाइजिबिलिटी एंड मॉड्यूलर अर्थमेटिक, जिसे हमें समझना है। तो फ्रॉम द स्कूल लेवल डिवीजन डिवाइजिबिलिटी फर्स्ट पॉइंट है इसका। तो हमें रिकॉल करना होगा कि हम किसी नंबर्स को जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका मेथड क्या होता है। वेरी सिंपल, अगर हमें एक नंबर दिया जाए और कहा जाए कि आपने डिवाइड करना है 75 को 4 से, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ और इसका जो आंसर आएगा एट लास्ट वो हमें 18 मिलेगा। कैसे? टेक्निकली देखें तो फ्रॉम द स्कूल लेवल आप 4 को बाहर की तरफ रखेंगे और 75 को अंदर की तरफ, और उसके बाद आप डिवाइड करना शुरू करेंगे। 4 1 4 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू 3 बची या 5 यहाँ प्लेस हो गया। 4 8 32 माइनस किया, रिमाइंडर की वैल्यूज लास्ट जो आपकी बची वो 3 बची, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, लिहाजा हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे अगर हम सिर्फ एक इंटीजर नंबर तक की बात कर रहे हैं तो लास्ट में जो वैल्यूज बची हम इसे रिमाइंडर कहेंगे, और ऊपर जो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन के जरिए से आ रही थी वो क्वेश्चन कहलाएगी। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है और जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है दैट इज सेड टू बी अ डिवाइडेंड। यानी इन 4 टर्म के जरिए से आप अपने आंसर्स तक पहुंचते हैं जो कि आपका क्या है, 18 है। मैं इस टर्म को इस तरह से लिख सकता हूं 75 इन शॉर्ट डिफ विच मीन डिवाइड 4 दैट इज इक्वल टू 18। जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करके आंसर देखते हैं तो आपको हमेशा क्वोशंट के बेस पे आंसर मिलता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे रिमाइंडर की वैल्यूज रिटर्न हो? जी हाँ, बिल्कुल, मॉड के जरिए से हम रिमाइंडर की वैल्यूज ले लेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 75 मॉड ऑफ 4, तो ये हमेशा आपको रिमाइंडर की वैल्यूज यानी लास्ट में बच जाने वैल्यूज की वैल्यू को रिटर्न करेगी, जैसे यहाँ पर 3 रिटर्न किया गया। तो ये 2 टर्म हैं, इन दोनों टर्म को हम इस पूरे सेशन पे बार बार इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे, जिसे मैंने एक दफ़ा यहाँ बताना बेहतर समझा। स्टार्ट करते हैं। सो डिवीजन 4.1.2 when one integer is divided by a second non-zero integer the quotient may और may not be an integer, यानी किसी एक इंटीजर को नॉन जीरो इंटीजर से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्वोशंट की वैल्यूज या तो आपके पास इंटीजर आएगी या नॉट इंटीजर आएगी। यानी नॉन इंटीजर का मतलब ये है कि डेसिमल नोटेशंस या पॉइंट के साथ। फॉर एग्जांपल 12 डिवाइड बाय 3, इंटीजर वैल्यू रिटर्न किया इसने 4, यानी 3 4 12, वेयर एस 11 डिवाइड बाय 4 आपको रिटर्न करेगा 2.75, दैट इज अ नॉट अ इंटीजर। तो दीज एग्जाम्पल लीड टू द डेफिनेशन if a and b are integer with a is not equal to 0, we say that a divides b if there is an integer c such that b equal to ac। यानी अगर a divides कर रहा है b को तो कोई एक कांस्टेंट टर्म है जिसके मल्टीप्लिकेशन के जरिए से b को डिवाइड किया जा रहा है, यानी a multiplied by c equal to b। और equivalently if b divided by a is an integer, when a divides b we say that a is a factor और डिवाइजर ऑफ बी। यानी जब ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो फैक्टर है या फिर डिवाइजर है किसका, बी का, एंड दैट बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। और हम ये भी कह सकते हैं कि बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, यानी इसी नोटेशंस को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किया जा रहा है। 4 18 75 के दरमियान ये चीज़ें घूम रही हैं, यानी उसको हम एक दफ़ा फैक्टर कह रहे हैं, डिवाइजर कह रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल कह रहे हैं। द नोटेशन ए डिवाइड्स बी डिनोट्स दैट्स ए डिवाइड्स बी, वी राइट ए डजंट डिवाइड, यानी जिस तरह से हम इक्वल साइन को नॉट इक्वल इस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से जब मैं ए डिवाइड्स के साइन को इस तरह से कट कर लूँ तो हम इसे पढ़ेंगे कि डजंट डिवाइड्स बी। द रिमार्क्स, वी कैन एक्सप्रेस ए डिवीजन बी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आया। अभी तक हमने देखा था ए डिवाइड बी इस तरह के साइन के साथ, अब हम देख रहे हैं ए सच दैट के लिए स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है, बिल्कुल वैसी स्ट्रेट लाइन है बी जिसे हम डिवीजन कह रहे हैं। सो वी कैन एक्सप्रेस ए डिवीजन बी यूजिंग क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर विद c इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी। यानी कुछ ऐसी c की वैल्यूज हैं जो a से जब मल्टीप्लाई होंगी तो वो b को डिवाइड्स कर पाएंगी। तो ये नोटेशंस जो है क्वांटिफायर के सेंस में लिखी गई है। सो
where the universe of discourse is a set of the integer. तो figure 1 is a 9 indicates that which integers are divisible by the positive integer d. ये नेक्स्ट स्लाइड पे फिगर मौजूद है जो तमाम इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स से डिवाइड होता हुआ दिखा रही है। अब इस एग्जांपल को समझते हैं जो हमारे पास स्लाइड पे मौजूद है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा डिवीजन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिवीजन 7 एंड वेदर 3 डिवीजन 12। क्या मतलब हुआ, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a डिवीजन b तो मैं इसे लिखूंगा b डिवाइड a। रिमेंबर, इस तरह से इसको डिवाइड के फॉर्म पे लिखा जाएगा डिवीजन से। आंसर है वी सी दैट 3 इज नॉट डजंट डिवाइड बाय 7। क्यों? क्योंकि आप 7 बाय जब 3 लिखोगे इस तरह से, यानी मैंने ये नोटेशन यूज की है, तो 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, मैंने बता दिया। अदर हैंड पे क्या है 3 डिवीजन 12, जिसको मैं 12 डिवाइड बाय 3 लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा हमें आंसर वैल्यूज क्या मिल गई 4, 3 4 12, तो ये इसका डिवीजन वैल्यूज आ गई। वेरी सिंपल डिवीजन का टॉपिक। अब थ्योरम को समझना है, क्रॉलरी को समझना है, और वो स्लाइड्स की एग्जांपल के बाद हमें वो फिगर समझनी है जिसका जिक्र यहाँ पर आ रहा था। फिगर 1 ये रही, यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स डिवाइजेबल बाय पॉजिटिव इंटीजर डी। ये प्लस साइन है, अब प्लस से हम राइट हैंड पे जा रहे हैं तो प्लस के इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, और इस तरफ जाएंगे तो माइनस के इन्फिनिटी की तरफ। तो प्लस जो डी है उसका मतलब है कि डिवाइजेबल बाय पॉजिटिव डी, और नेगेटिव डी यानी -1, -2, -3, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास a b c एक इंटीजर है जबकि a इज नॉट इक्वल टू a है, तो ये इन 3 रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, क्या है ये रूल? तो फर्स्ट पॉइंट इसका कहता है कि इफ a डिवीजन b है हमारे पास, और इसी तरह से a डिवाइजिबिलिटी या डिवीजन c है, तो इसमें आप देखो तो अपर वैल्यूज यहाँ पर भी a है और अपर वैल्यू यहाँ पर भी a है, और जो नीचे वैल्यूज है यहाँ पर b है और यहाँ c है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का एडिशन भी a और इस a के जरिए से डिवाइड हो सकता है। तो इसको इस फॉर्म पे लिखा गया है कि b प्लस c इज डिवाइजेबल बाय a एज वेल। सेकंड पे है, अगर a b को डिवाइड कर रहा है यानी डिवीजन मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि b को मैं किसी कांस्टेंट टर्म से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो a को डिवाइड कर पाएगा। यही होता है डिवाइड में कि हम जो बाहर वैल्यूज होती है उसे किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके के अंदर वाले वैल्यूज को हैंडल कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, वेयर c इज ऑल इंटीजर्स। द थर्ड वन, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड c, देन हम ये कह सकते हैं कि a डिवाइड c एज वेल, यानी डायरेक्टली a c को भी डिवाइड कर पाएगा। ये 3 थ्योरम है जिसको हम प्रूव होता भी देखेंगे जब आप कोई भी नंबर्स के साथ इसे डिवाइड कर रहे हो। सो प्रूफ यानी इस थ्योरम को थ्योरम के फर्स्ट पार्ट को प्रूव करके दिखाया गया है कि अगर a b और a c डिवीजन पे मौजूद है तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द डिवाइजिबिलिटी इट फॉलोज देयर आर द इंटीजर s एंड t वेयर b इक्वल टू as। ठीक है, as का मतलब ये है कि ये s एक कांस्टेंट है जिसे a से मल्टीप्लाई किया गया है b को डिवाइड करने के लिए, और t एक कांस्टेंट टर्म है जिसे a से मल्टीप्लाई किया गया है c को डिवाइड करने के लिए। तो बेस्ड ऑन दिस b प्लस c इक्वल टू as प्लस at, इनमें से मैं a को कॉमन ले सकता हूँ और बन जाएगा ये st। तो इस बेस पर ये इसी चीज को फॉलो कर रहा है कि b प्लस c यहाँ पर s प्लस t है जो a को डिवाइड कर रहा होगा। सो देयरफॉर a डिवाइड्स b प्लस c, ये चीज यहाँ बता दी गई। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आई ऑफ द थ्योरम बेस्ड ऑन दिस। 2 और 3 की तरफ अब हम यूजर आ रहे, बेस्ड ऑन दिस हमें समझ में आ गया कि ये डिवीजन बिल्कुल पॉसिबल है और हम इसमें मजीद टाइम नहीं लगाते हैं। क्रॉलरी में आते हैं, इसी चीज़ को दोबारा बताया जा रहा है जो इस थ्योरम पे मौजूद था। इफ़ a b c आर द इंटीजर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट a डिवीजन b एंड a डिवीजन c, तो हमें ये प्रूव करना है कि a डिवाइड्स m b प्लस n c। वेरी सिंपल, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि अगर एम बी प्लस एन सी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, m को और इसी तरह से n को, और m और n क्या है हमारे पास इंटीजर्स हैं। सो वी विल गिव अ डायरेक्ट प्रूफ, इसमें हम डायरेक्ट प्रूफ दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। सो वी से दैट a डिवीजन एम बी एंड a डिवीजन एन सी, क्योंकि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ ना, सिर्फ a एम बी को अलग कर सकता हूँ और a एन सी को अलग कर सकता हूँ वेन एवर m and n आर द इंटीजर। सो द बाय पार्ट्स I यानी 1, इसका मतलब है थ्योरम इट्स फॉलोज m डिवाइड्स एम बी प्लस एन सी। इसी बेस पर मैं कह सकता हूँ इन दोनों को मिलाकर कि ये इस चीज़ को फॉलो कर रही है, यानी इनको और इसको मिलाकर। वेरी सिंपल, ये थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो रहा है क्रॉलरी 1 के जरिए से। द नेक्स्ट थिंग, द डिवीजन एल्गोरिथम 4.1.3। डिवीजन एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है और उसकी एग्जांपल ये चीज़ हमें समझ में आएगी। व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देयर इज अ क्वोशंट एंड रिमाइंडर एज अ डिवीजन एल्गोरिथम शोज। यानी जब किसी भी नंबर्स को आप डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ तो वो एक क्वोशंट और रिमाइंडर रिटर्न करता है। हमने फर्स्ट स्लाइड में ये चीज़ें देखी। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि लेट a बी अ पॉजिटिव
let a be an integer and d is a positive integer, then there are unique integer q and remainder r, where r is greater than 0 equal to and less than d such that it follows this one. ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस चीज़ को डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करेगा. इसकी एग्जांपल देखते हैं, सारी चीज़ें अभी हमें समझ में आ जाएंगी कि ये क्या है. देखो इसमें ए क्या कह रहा है, ए जो है हमारे पास डिवाइडेंड है, ठीक है, डी जो है हमारे पास डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, आर जो है वो रिमाइंडर है. सो द नोटेशन इज यूज टू एक्सप्रेस द कोशेंट एंड रिमाइंडर वेयर क्यू इक्वल टू ए डिवाइड डी. ठीक है, मैं कह सकता हूँ ना भाई ए डिवाइड डी किया जा रहा है तो वो क्वोशंट रिटर्न करेगा, जबकि ए मॉड डी हमें क्या रिटर्न करेगा, आर रिटर्न करेगा, रिमाइंडर की वैल्यूज. ये चीज भी हमने देख ली. सो रिमार्क्स, नोट दैट बोथ ए डिवाइड बी एंड ए मॉड डी फॉर अ फिक्स डी आर फंक्शन ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर. ये दोनों जो है वो फंक्शंस हैं सेट ऑफ द इंटीजर के लिए. फर्दर मोर, व्हेन ए इज एन इंटीजर एंड डी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वी हैव डिव यानी डिवाइड डी इक्वल टू ए डिवाइड बाई डी एंड ए मॉड डी इक्वल टू ए माइनस डी. ठीक है, इन दोनों चीजों को फॉलो करेगी. एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट आर द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. ठीक है, व्हेन 101 इज डिवाइजेबल बाय 11. ठीक है, पहले तो हम इसको टेक्निकली प्रूव करते हैं. अगर मैं इस तरह से लिखूं 101 और ये 11, तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं कि 11 9 99 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर की वैल्यू क्या बच जाएगी 2. इसका मतलब ये हो गया कि ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर और ये आ गया हमारे पास 9 क्वोशंट. ठीक है, इस चीज को अब मुझे इस टर्म में लिखना है. अब ए यहां पर क्या है, जो टर्म आपको दी गई थी, ठीक है, जिसे आपने डिवाइड करना है, मैंने यहां लिख दिया ए 101. बी या डी, ठीक है, यहां पर डी से रिप्रेजेंट किया गया है बी को, तो मैं डी भी लिख सकता हूं, बी भी लिख सकता हूं. तो सेकंड टर्म जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो क्या है 11, उसे मैंने कह दिया यहां पर डी. राइट, अब 11 को मल्टीप्लाई किया गया 9 से, तो क्या आया 99, और 99 को 101 से सब्ट्रैक्ट किया तो 2. इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर 9 है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके क्वोशंट को और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर को, और इसे यहां पर हम प्लस कर देंगे. तो ये बन गया ए इक्वल टू डी क्यू प्लस आर. ठीक है, दैट इज सेड टू बी अ डिवीजन एल्गोरिथम. वेरी सिंपल. सेकंड वन, so what are the quotient and remainder when -11 is divided by 3. बुक की एग्जाम्पल में सोल्यूशन भी यहाँ मौजूद है, अगर इसको हम देख लें. द quotient when 101 is divided by 11 is 9. इसको हम इस तरह से लिखेंगे 101 डिवाइड 11 एंड द रिमाइंडर इज 2, और उसे हम लिखेंगे 101 मॉड 11 और इक्वल साइन के साथ 2 लिखेंगे. तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और इसी तरह ये एक इक्वेशन है जो कि डिवाइड के लिए. सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन एंड रिमाइंडर मालूम करना है. -11 इज डिवाइड बाय 3. माइनस के क्वेश्चन को भी हम करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि माइनस की वैल्यूज को किस तरह से लिखा जा रहा है. तो हमने लिखा यहाँ पर -11 और ये वैल्यूज आ गई 3. तो माइनस के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यहाँ पर माइनस वैल्यूज आए, और जब इसको बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग माइनस की जाए तो वो वैल्यूज प्लस हो जाए ताकि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो. कैसे? -3 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा -9. ठीक है, इस -9 के नीचे भी हम माइनस लिखेंगे जो कि कैलकुलेशन का, तो माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा. प्लस एंड -11 को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें वैल्यूज मिलेगी -2. तो -2 आ गया इसमें रिमाइंडर और -3 आ गया यहाँ पर क्वोशंट. बिल्कुल इसी तरह से हम इसे इस इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं. ये वैल्यूज बन जाएगी 11 इक्वल टू +3 मल्टीप्लाई बाय -3 +2, और इस बेस पे इसका सोल्यूशन पॉसिबल हो गया. राइट, डिविजन एल्गोरिथम वेरी सिंपल. टेक्निकली हमने डेफिनेशन समझी, इक्वेशन देखी और उसमें एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके भी देखा. उसके बाद है मॉड्यूलर अर्थमेटिक. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम समझते हैं. इफ ए एंड बी दो हमारे पास इंटीजर हैं एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी a और b भी इंटीजर है और m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन a इज अ कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m. ठीक है, यानी अब जो होगा वो a जो है वो कहलाएगा कॉन्ग्रेंट किसका, b मॉड्यूलो m का. कब? इफ m डिवाइड्स a माइनस b. ठीक है, यानी उस वक्त हम इसे कॉन्ग्रेंट कहेंगे, कॉन्ग्रेंट b मॉड्यूलो m, जब वो m जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस b को. सो वी यूज नोटेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट के लिए इस तरह से नोटेशन इस्तेमाल होगा. जिस तरह हम इक्वल साइन 2 दफा बनाते हैं तो इस पर एक और लाइन बना देनी है 3, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. तो ये नोटेशन है a कॉन्ग्रेंट b मॉड m टू इंडिकेट दैट a इज कॉन्ग्रेंट
टू बी, यानी a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m, तो हम इसे पढ़ेंगे a इज अ कॉन्ग्रेंट टू मॉड्यूलो b मॉड्यूलो m. We say that a modulo b mod m is a congruence and that m it's the modulus plural moduli. If a and b are not congruent modulo m, we write this sign, जिसमें इक्वल साइन को जिस तरह से हम कट करते हैं इस तरह 3 साइन को कट कर देंगे. ठीक है, ये नॉट पॉसिबल को या नॉट कॉन्ग्रेंट को बताएगा हमें. ऑल्दो बोथ नोटेशन, ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि a मॉड्यूलो b मॉड m एक ये नोटेशन और इसी तरह a मॉड m b, ये दो अलग अलग नोटेशन है. इंडिकेट मोड, इन दोनों में ही मॉड मौजूद है. दे रिप्रेजेंट फंडामेंटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. द फर्स्ट रिप्रेजेंट अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर, वेयर एज द सेकंड रिप्रेजेंट अ फंक्शन, यानी पहला रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाउएवर द रिलेशन a कॉन्ग्रेंट b मॉड m एंड द मॉड m फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेट कर रहे हैं. तो थ्योरम 3 कहता है लेट a एंड b be the positive integer or simple integer, then let m be a positive integer, then a congruent b modulo m if and only if, by conditional, if a mod m equal to b mod m. ये हमें याद रखना है कि ये congruent उसी वक्त मुमकिन होगा based on the theorem जब a mod m बराबर हो b mod m के. ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं. Determine whether 17 is congruent to 5 modulo 6. पहले इस पार्ट को समझेंगे, आगे वाले पार्ट को हम बाद में करेंगे. देखो, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल मैं ये a कह लूं, इसे मैं b कह लूं और 6 को मैं m कह लूं. इसी तरह से पढ़ते हैं ना भाई, a कॉन्ग्रेंट b मॉड m, तो ये लिखा हुआ है 17 इज कॉन्ग्रेंट टू 5 मॉड्यूलो 6. ठीक है, अब इसे हमें प्रूव करना है कि एक मॉड्यूलर अर्थमेटिक में कॉन्ग्रेंट के फॉर्म पर इसे लिखा जा सकता है या नहीं, और उसका मतलब क्या होगा. देखो, मैंने कहा बिकॉज 6 डिवाइड 17 माइनस 5 इक्वल टू 12. a माइनस बी हमें करना था ना भाई, एग्जाम्पल में यही कहा गया था. तो ये रहा a, ये रहा b, तो मैंने लिखा 17 माइनस 5 इक्वल टू 12. अब मैं 12 को देख रहा हूं, क्या ये इससे डिवाइजेबल है? जी हाँ, बिल्कुल. 6 को मैं 12 से डिवाइड कर सकता हूं. तो वी सी दैट 17 कॉन्ग्रेंट 5 मॉड 6 इज पॉसिबल. ये जो नोटेशन मैंने इस्तेमाल की है ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट की है. ठीक है, अब इसे हम प्रूव करते हैं. देखो, ये वैल्यूज आ गई यहाँ पर a की, ये आ गई b की और ये आ गया m का. इसे रीड करने का तरीका क्या है? क्या मैं 6 को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर की वैल्यू 5 ला सकता हूं? देखो, 6 1 6, 6 2 12. तो जब 6 2 12 हुआ तो 17 में से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या बच जाएगी? 5. तो यही सेंस कहलाता है कॉन्ग्रेंट का या कॉन्ग्रेंस ऑफ वैल्यूज का. अब सेकंड पार्ट को समझते हैं. वेदर 24 एंड 14 आर कॉन्ग्रेंट ऑफ 6, यानी ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया m. अब जब इसे लिखते हैं तो a माइनस b करना है, यानी 24 माइनस 14, वैल्यूज क्या आई? 10. लेकिन मॉड्यूलो वैल्यू क्या है? 6. क्या मैं 6 को डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर सकता हूं? नहीं कर सकता, हमें किसी दूसरे नंबर को यूज करना होगा. तो बेस्ड ऑन दिस दैट इज नॉट डिवाइजेबल बाय 6, सो वी कैन से दैट a नॉट कॉन्ग्रेंस और नॉट कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो m. तो यही वजह है कि इक्वल साइन के साथ हमने कॉन्ग्रेंस साइन के साथ इस तरह से कट किया है. So that is a proper definition of the modular arithmetic congruent and its example. Hopefully sound good for in the sense of the understanding. Modular arithmetic को आगे चलेंगे लेकर. Okay, so there is a theorem. Let m be a positive integer. So the integer a and b are the congruent modulo m. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ. यही डेफिनेशन अभी तक हम देखते आ रहे थे, यहां तक के पार्ट तो बिल्कुल सेम है. आगे बता रहा है इफ देयर इज एन इंटीजर k सच दैट a इक्वल टू b प्लस के एम. यानी अगर आपके पास m एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और a b कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो m को फॉलो कर रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ वेयर k इज एन इंटीजर सच दैट द इक्वेशन a इक्वल टू b प्लस के एम को ये फॉलो करें. प्रूव में देखते हैं हम. तो सबसे पहले पार्ट में हमें ये बताया गया कि a कॉन्ग्रेंट b मॉड m अगर ये है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ग्रेंस, डेफिनेशन 3 एज वी हैव डिस्कस इन अ प्रीवियस स्लाइड, वी नो दैट m डिवीजन a माइनस b. दिस मीन्स दैट देयर इज एन इंटीजर k such that a minus b equal to km. So that a equal to b plus km, ये b नेगेटिव की थी वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा. Conversely, if there is an integer k such that a equal to b plus km, इस बेफ पे यही हुआ, then km equal to a minus m, यानी k को आप वहां ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे. तो hence m divides
a minus b, so a congruence b mod m also follow। यानी इस बेस पर हम इससे भी फॉलो होता हुआ देख रहे हैं और इससे भी फॉलो होता हुआ देख रहे हैं जो चीज़ यहाँ पर मौजूद है, राइट। सो द सेट ऑफ द ऑल इंटीजर congruent to an integer a modulo m is called a congruence class of the a modulo m. In chapter 9 in future we will show that there are m pairwise disjoint equivalence classes modulo m, and then the unique of these equivalence classes in a set of the integer theorem 5 shows that the addition, multiplication, preserve congruence as well। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं, चैप्टर 9 पे जाएंगे तो फर्दर चीज़ों को हम ज़रूर देखेंगे, यानी पेयर वाइज डिसजॉइंट इक्विवेलेंसीज क्या है। अभी हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस को समझते हैं। सो लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हम एज यूजुअल बार बार इस वर्ड का जिक्र कर रहे हैं। इफ a कॉन्ग्रुएंस b मॉड्यूलो m एंड c कॉन्ग्रुएंस d मॉड m, यानी दो अलग अलग हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस फॉर्म दिया गया है, देन a प्लस c इक्वल टू b प्लस d मॉड m एंड ए सी इक्वल टू, तो ये हो गया हमारे पास एडिशन और ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। दो अलग अलग मॉड्यूल है, इसके अंदर हम यहाँ पर हमने देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व कॉन्ग्रुएंस के जरिए से हम कर सकते हैं। तो a प्लस सी का मतलब है कि इस कॉन्ग्रुएंस के a को और इस कॉन्ग्रुएंस के a को ऐड किया, b का मतलब ये है कि इसके b को और इसके b को ऐड किया, और दोनों के अंदर मॉड साइन जो है m वैल्यूज वो सेम है, यानी मॉड हमेशा वैल्यू सेम के साथ रहेगी, जबकि मल्टीप्लाई में जहाँ पर हम ऐड कर रहे थे बस हमने वहाँ पर उसे मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी यूज अ डायरेक्ट प्रूफ बिकॉज a congruence b mod m and c congruence d mod m by the theorem 4 there are integer s and t, b equal to as प्लस टी एंड डी इक्वल टू सी प्लस टी एम, इन दोनों के जरिए से हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने लिखा b प्लस डी, तो b प्लस टी के अंदर हमने ए एस प्लस यानी इस पार्ट को लिखा, ये वाले पार्ट को, और ये वाले पार्ट को लिखा, दोनों को ऐड किया। इस बेस पर ये वैल्यूज बन गई a प्लस सी प्लस एम, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, और s प्लस टी, ये चीज़ आ गई। सो ये तो एडिशन के लिए हो गया। अब इसी चीज़ को हम प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, b एंड d, तो बी डी की वैल्यूज लिखी, दोनों का प्रोडक्ट निकाला और कॉमन सेंस में लिख दिया। तो हेंस वी कैन से दैट a प्लस डी इक्वल टू दिस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस वैल्यू इज दिस वन। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं वो यहाँ प्रूव होकर आ रही हैं। अब एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। सो बिकॉज 7 congruence b mod m and 11 congruence 1 mod m, it's follow the theorem 5। then अब इसे हम ऐड करेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट a सेकंड a 18 के बराबर, 2 एंड सेकंड वैल्यूज यहाँ पर आ गई, वो यहाँ पर लिखी गई और दोनों पे 5 मौजूद है, ठीक है। तो एट लास्ट हमारे पास जो ये वैल्यूज यहाँ पर बन रही है कि ये 18 यहाँ रहा और इसको यहाँ पर मैंने ऐड करके दिखा दिया 2 + 1 3 mod m, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा भाई, a और c यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 11 77 हो गया, ये हो गया 2 1, तो ये 2 ही रहेगा, 5 अपनी जगह मौजूद है, तो ये वैल्यूज इस तरह आ गई। यानी मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 18 कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5, और ये फॉलो भी करेगा अगर आप इसको डिवाइड करके देंगे। 5 3 is 15, 18 minus 15 equal to 3, it's follow this one 77 equal congruence right 2 mod 5, ठीक है। इसे आप करें, ये चीज़ भी फॉलो होता हुआ दिखेगी एंड हेंस प्रूव दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को हमने यहाँ पर प्रूव होता हुआ देख लिया। अर्थमेटिक मॉड्यूलो m, वी कैन डिफाइन अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये एडिशनल एक सेंस है। अर्थमेटिक मॉड्यूलो m जिसे कहा जाता है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक हमने यहाँ पे देख लिया। मॉड्यूलो अर्थमेटिक m क्या चीज़ है, वी कैन डिफाइन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन z ऑफ m, ठीक है, द सेट ऑफ द नॉन इंटीजर नेगेटिव इंटीजर लेस देन m से लेस होगा। दिस इज अ सेट ऑफ 0 1 2 टिल द वैल्यू m-1 इन पर्टिकुलर। वी कैन डिफाइन एडिशन ऑफ दीज इंटीजर्स डिनोटेड बाय प्लस m, यानी प्लस ऊपर और नीचे यहाँ पर m लिखा जाएगा। सो बाय द डेफिनेशन a प्लस m b इक्वल टू a प्लस b मॉड m, ये जो नोटेशंस या इक्वेशन लिखी गई है इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मॉड्यूलो m, where the addition on the right hand side of the equations on the ordinary additions integers and we define multiplication of these integer denoted by plus m, जिस तरह हम प्लस कर रहे हैं इसी तरह से हम मल्टीप्लाई के लिए डॉट एंड m लिखेंगे। तो ये अर्थमेटिक मॉड्यूलो की डेफिनेशन कहलाएगी इन द सेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, और ये एडिशन कहलाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द मॉड्यूलर ऑफ अर्थमेटिक मॉड्यूलर m, एग्जाम्पल दी गई है 7 + 11 9 एंड 7.11 9, तो ये जो है m है और ये z है प्लस के साथ,
इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये z ऑफ m है और ये bz ऑफ m है इन द सेंस ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लाई, जबकि इससे पहले जो है वो वैल्यूज़ मौजूद है a की और b की मॉड के साथ। अब यहाँ पर हमें समझना है कि a और b और मॉड किस तरह से बन रहे हैं। देखें मैंने लिखा पहले a प्लस एम बी, ये रहा a प्लस और ये रहा b, जो क्वेश्चन में मौजूद था वो लिख दिया हमने। तो 7 प्लस 9 और उसके बाद लिखा गया है मॉड 11। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द एडिशन मॉड्यूलो 11, क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 11 है तो मैंने मॉड की वैल्यू 11 लिख दिया। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 16 मॉड 11, ठीक है। और इस सेंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह की वैल्यूज आपको प्रोड्यूस करके देगा जो यहाँ पर आ रही है वैल्यू। वेरी सिंपल, 11 1 11, 16 माइनस 11 इक्वल टू 5, सॉल्व्ड। प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 9 किया, 63 मॉड 11 लिखा गया। 11 को जब आप डिवाइड करेंगे 63 के लिए तो आप 8 की वैल्यूज रिमाइंडर पे आते हुए देखेंगे, क्योंकि 11 6 से करेंगे तो वो 66 हो जाएगी, 11 5 से करेंगे तो 55, 63 माइनस 55 8 की वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी। Hence we can say that the arithmetic modulo Zm for the addition equal to 5 and the product is equal to 8, and prove that. The equation is proved, which we discussed starting on this slide. So arithmetic modulo के different further notations हो सकते हैं. The operation plus and the product satisfy many of the same properties of the ordinary addition and multiplication. Closures: if A and B belongs to Zm, then A plus B and A dot B belongs to Zm as well. ये चीज़ें तो अभी देख भी ली. Associatively, if A, B, C belongs to Zm, then ये notations इसकी बनेगी. अगर 3 variables हैं तो A plus B M plus C, ठीक है. Associative, cumulative, identity, ये सारी चीज़ें रूल्स तो हमने रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में भी देखी थी, तो उन्हीं रूल्स को यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं. A plus C तीनों चीज़ें यहाँ पर आ गई. इन्हीं नोटेशंस को इक्वालिटीज़ के साथ यहाँ पर एडिशन पे भी दिखाया जा रहा है और मल्टीप्लिकेशन पे भी दिखाया जा रहा है. क्यूमुलेटिवली में क्यूमुलेटिव फॉर्म्स पे दिखाया जा रहा है, ठीक है. A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस एंड माइनस. आइडेंटिटी में 0 and 1 आर द आइडेंटिकल एलिमेंट फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m रिस्पेक्टिवली. तो बिलोंग्स टू Zm. A प्लस M0 या A डॉट जो है आपके पास 1 के साथ वैल्यूज़ वो हमेशा आपको A ही रिटर्न करेंगी. तो इस तरह से हमने सेशंस के अंदर फर्स्ट जो 4.1 के जितने टॉपिक्स थे वो सारी चीज़ें देखी. वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई लेकिन हमने एक एक चीज़ को कवर किया बेस्ड ऑन द बुक. और आई एम श्योर कि आप किसी भी लेवल पर डिस्क्रीट मैथ्स इस सेशंस पे कवर कर रहे हो इस यूट्यूब चैनल से, तो आप बड़े आसानी के साथ उस पेपर को, टेस्ट को, इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो 4.2 की तरफ हम जाएंगे, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो इसी तरह से जुड़े रहें. चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्या सोच रहे हैं सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से नई चीज़ें आपको आसानी के साथ सीखते मिलती रहे. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. सी यू देयर.